नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आगामी 27 जुलाई को एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में कई बड़े मुद्दे जो है वो शामिल होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुनील शर्मा, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार जो प्रमोशन क्राइटेरिया चेंज किया गया है वो भी टॉप प्रायोरिटी में है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार मुनमुन जी। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे मुद्दों पर बहुत संवेदनशील तरीके से अपनी ये वीडियो बनाते हैं और हज़ारों विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलता है। और कई बार तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी जब आप स्टेक होल्डर से ऐसे बात करते हैं तो उसमें से जो निकली हुई बातें होती हैं, कई बार दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से सब लोग डायरेक्ट बात नहीं करते, तो आपके वीडियो के माध्यम से उनको भी जो इनपुट मिलता है उससे उसमें सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि स्टूडेंट के प्रमोशन के क्राइटेरिया को एकेडमिक काउंसिल के अंदर पेश किया गया, क्योंकि एकेडमिक मैटर था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसको अब रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन मैंने भी आज इसमें कुछ खबरें देखी जिसको गलत तरीके से मीडिया हाउसेस ने, मैं कहता हूं कि जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को, नोटिफिकेशन को पहले पढ़ना चाहिए और फिर उन बातों के ऊपर कमेंट करना चाहिए। इससे सारे मीडिया हाउसेस की रेपुटेशन का भी सवाल बनता है। उसमें गलत रिपोर्टिंग की गई है। उसमें कहा गया कि 63% जो है वो मार्क्स लेके बच्चे आगे जाएंगे। कई खबरें ऐसे मेरे को पढ़ने में आई, जबकि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्राइटेरिया जो था वो 40% का था ऑनर्स के अंदर, कि 40% मार्क्स प्राप्त करके बच्चा एक पेपर पास करता। देखिए दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। जो 40% एक पेपर के अंदर पास करने का क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं हुआ, वो भी सेम है। ये जो प्रमोशन क्राइटेरिया है ये एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में या एक साल से दूसरे साल के अंदर जो जाने वाले बच्चे हैं, ये उनसे संबंधित क्राइटेरिया है। जब NEP आई तो हम सबको पता था कि ईच सेमेस्टर के अंदर 7 पेपर और 22 क्रेडिट के साथ हमने ये 7 पेपर करने थे, जिसमें से कुछ पेपर जो हैं वो 2-2 क्रेडिट के हैं, जैसे SEC है, WAC है, AEC है, और कुछ पेपर जिसमें कि G है, स्किल एनहांसमेंट का पेपर है, और DSC यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर हैं, ये 4 क्रेडिट के पेपर हैं। अभी व्यवस्था ये थी कि टोटल पेपर के 50% पेपर पास करने पर बच्चे को अगले जो हैं साल के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। इसमें समस्या ये हो रही थी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें से 3 पेपर तो इन हाउस पेपर होते हैं, यानी कि कॉलेज के अंदर ही उनकी क्लासेस लगती है, कॉलेज के अंदर ही बच्चे के पेपर चेक होते हैं, और ज़्यादातर क्योंकि वही विद्यार्थी वही टीचर्स होते हैं, उसमें कोई एग्जामिनेशन का कोई खास क्राइटेरिया भी नहीं, और पेपर भी थोड़ी आसान प्रवृत्ति के होते हैं। तो 3 पेपर तो ये पास हो गए। चौथा पेपर मान लीजिए किसी बच्चे ने G का 1 कर लिया, तो 7 में से 4 पेपर पास कर लेने पर, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक यानी कि जिस कोर्स के अंदर बच्चे ने एडमिशन लिया उसका एक भी पेपर पास ना करने पर वो बच्चा अगले वाले जो हैं वो साल में चला जाएगा, यानी कि दूसरे साल में चला जाएगा। इससे लाभ हानि क्या हो रही थी? बच्चे को एक बार तो लगता था कि प्रमोशन क्राइटेरिया अच्छा है, मैंने आसान पेपर पास किए, मैं अगले साल में चला गया। लेकिन बच्चे ने देखना चाहिए कि वो अपने 3 फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर DSC पेपर और 3 सेकंड सेमेस्टर के अंदर DSC पेपर, यानी कि 6 पेपर का एसेंशियल रिपीट लेकर वो अगले साल के अंदर प्रवेश कर रहा है, जहाँ पर 6 और पेपर उसको मिलेंगे कोर के। तो अब प्रमोशन क्राइटेरिया बनाया जो गया है, जिसमें लोगों ने लिखा कि ये 63 कर दिया, कि ये 63 नहीं है। अब टोटल ये किया कि 22 यानी कि 2 सेमेस्टर के अंदर 44 क्रेडिट में से 28 क्रेडिट बच्चे के पास होने चाहिए। अब वो SEC, WAC, G, DSC वाला सिस्टम हटा दिया। अच्छा, तो 28 क्रेडिट होने चाहिए, और 44 क्रेडिट को जब 28 से परसेंटेज निकालते हैं वो 63% निकलता है। वो टोटल क्रेडिट के 63% निकलता है, 63 पॉइंट समथिंग की रिपोर्टिंग होगी। अब उन्होंने क्या लिख दिया कि 63 पॉइंट ऑफ द क्रेडिट को लिख दिया 63% का पासिंग क्राइटेरिया बना दिया, यानी कि इतनी जो
मिसकम्युनिकेशन और जो बच्चों के अंदर और बच्चों के पेरेंट्स के अंदर जो ये एक खौफ जैसा माहौल पैदा कर दिया कि यार हमारे बच्चे को मान लीजिए फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया, वो फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, वो 63% नहीं है, वो टोटल 44 क्रेडिट के में से 28 क्रेडिट के पेपर जिसमें ऑटोमेटिकली उसके 2 कोर भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के उन साथियों ने जिन्होंने भी कमेटी बनाकर इसको निकाला है, मैं उनके इस मंशा को, बहुत स्पष्ट मंशा को अप्रिसिएट करता हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रशासन करता ताकि बच्चा वहां पर सेमेस्टर थोड़ी सी मेहनत करके चले, अगले साल उसको एसेंशियल रिपीट के लिए ज़्यादा पेपर ना करने पड़े। यानी इसी सदस्य जो है इस बदलाव पे उनकी सहमति है? बिल्कुल हमारी सहमति है और एक ये बहुत सकारात्मक कदम है कि कोई भी बच्चा आगे मेन कोर पेपर के बर्डन को लेकर आगे की तरफ ना बढ़े। कई बार बच्चा नया स्कूल से निकल के कॉलेज की तरफ आता है, उसको और बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कॉलेज के अंदर हायर एजुकेशन में उसके कोर पेपर यानी कि जिस डिसिप्लिन में वो पढ़ने आया है वो पढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है अन्य चीज़ों के साथ साथ। तो हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा कदम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उठाया गया। लेकिन एक और बात भी सुनने को मिल रही है कि जो है वो DU अपनी फ़ीस बढ़ाने जा रही है और ये मुद्दा भी इसी में आ रहा है। ये DU फीस बढ़ाने जा रही है, अभी इसी के अंदर ऐसा कोई मुद्दा मैंने देखा नहीं है, लेकिन BTech वगैरह के तो फीसेस पहले से ही बढ़ी हुई हैं, लेकिन उसमें भी वाइस चांसलर साहब ने कहा कि ये जो बढ़ी हुई फ़ीस है इसमें BTech कोर्स की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। बहुत पुअर बैकग्राउंड से बच्चे यहाँ पर आते हैं जिनके पास अपने लैपटॉप ख़रीदने के लिए और BTech करने के लिए जो प्रीरिक्विजिट कंडीशंस होती हैं वो पूरी नहीं होती, तो उनकी 100% फ़ीस माफ़ होती है। यहाँ पर दाखिला लेने वाले अधिकतर बच्चों की फ़ीस पिछले सालों में आपने भी उस पर कवर किया है, वाइस चांसलर साहब ने माफ़ किया है। सब बच्चों को लैपटॉप मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर जो बहुत धनाढ़ वर्ग के लोग होते हैं उनको वो टोटल फ़ीस देनी होती है और समाज के अलग अलग वर्गों को यहाँ पे फ़ीस में रियायत मिलती है। ये स्कीम विड्रॉ नहीं हुई है, चाहे फ़ीस कितनी भी हो, लेकिन जो पे कर सकता है वो पे करेगा और जो नहीं पे कर सकता वो फ़ीस कितनी भी बढ़ा दी जाए वो वापस होती है। हालांकि इन टोटल अगर कोई फ़ीस जो स्ट्रक्चर के अंदर है जो कॉलेजेस की है अगर बढ़ाई जाएगी तो हम उसका मतलब पुरजोर विरोध करेंगे कि किस तरीके से ये फ़ीस बढ़ाई गई, उसका जस्टिफिकेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हम लेंगे ज़रूर। CUT का रिजल्ट जिस समय तक हम बात कर रहे हैं अभी तक नहीं आया है और DU का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो अब जाहिर बात है कि लेट होना बिल्कुल निश्चित है। तो क्या मतलब जो ये जो निश्चितता है कि मतलब पूरा हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं, तो क्या ये मुद्दा भी कल इसी मीटिंग में परसों उठेगा? निश्चित रूप से उठेगा और ये हमारे द्वारा ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी और होंगे उनके द्वारा भी उठाया जाएगा और इस बात को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन भी काफ़ी हद तक चिंतित है। लेकिन चूंकि हमने एक बार CUT ऑप्ट कर लिया है, हालांकि जब मैं एकेडमिक काउंसिल के अंदर था तो तब ये मुद्दा आया था, तो तब हमने DU सेट के लिए भी इसकी परमिशन दी थी कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस हो जाए और CUT में किसी साल अगर नहीं हम जा पाते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट निकाल के उससे कर सकती है। लेकिन अब चूँकि पहले से हम लोगों को इस बात का पता नहीं था कि NTA के ऊपर इतनी सारी और समस्याएं आ जाएंगी और वो CUT का रिजल्ट ये मतलब थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी तक नहीं आया है और ऐसे एडमिशन होने में उनको समय लग जाएगा और उनका सितंबर में नया एकेडमिक सेशन फर्स्ट सेमेस्टर का शुरू होगा और थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का एकेडमिक सेशन तो 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। और ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने अच्छा कदम उठाया है कि सबको एक बात मतलब अगर देरी हो रही है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि उसको तो आगे जाके कहीं ना कहीं हम छुट्टियाँ वगैरह काट कर उसको एक साथ ले आएंगे, लेकिन अगर पूरे ही थर्ड फिफ्थ और फर्स्ट सेमेस्टर को या सेवन्थ सेमेस्टर को आगे कर देते हो तो ये काफ़ी मतलब गलत रहता। ये मतलब इसमें कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं? जी, कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जो 4th क्लास कर्मचारी हैं उनकी भी जो वेजेस हैं उसको बढ़ाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से जो मिनिमम वेज का
जो प्रपोजल आया है उसको भी दिल्ली विश्वविद्यालय अब की बार इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन बड़ी संवेदनशीलता के साथ जो हमारे कर्मचारी बहुत लंबे समय से हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं और किसी कारण से वो मिनिमम वेज वाले उस कंडीशंस के हिसाब से पैसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको अब दिल्ली विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है। ये दिल्ली प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है, हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अच्छा, तो दिल्ली सरकार से संबंधित जो 12 कॉलेजेस हैं वहाँ पे पहले टीचिंग नॉन टीचिंग का सैलरी का इशू था और अब तो वहाँ पर मेजर इशू हो गया है कि टीचर्स वहाँ से दूसरी जगह अपॉइंट हो गए और पूरा एक बैकलॉग हो गया है वहाँ पर पढ़ाई का माहौल कैसे बनेगा? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जैसे अपना नाम आगे बढ़ाता जा रहा है, हम वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप की तरफ जाते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि उसमें जितना सहयोग इन 12 कॉलेजों के तरफ से होना चाहिए दिल्ली सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना सहयोग दिल्ली सरकार के इन कॉलेजों से हो नहीं पा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें फैकल्टी मेंबर या स्टूडेंट्स की कोई कमी है, स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, फैकल्टी मेंबर्स की कमी नहीं, एक से एक, क्योंकि 12 कॉलेज अपने आप में किसी न किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के कॉलेज है। कोई मैनेजमेंट से संबंधित है, कोई स्पोर्ट्स का है, कोई एजुकेशन का है। बहुत सोच समझकर इन कॉलेजेस को बनाया गया था, जो बीजेपी की सरकार द्वारा बनाया गया था, और कांग्रेस ने भी इसको हमेशा वित्त पोषित मतलब 100% किया। कभी मतलब ये हम खुले मन से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसमें कर, लेकिन जब से ये केजरीवाल सरकार आई है अपने पॉलिटिकल वेंडेक्टा के साथ आई है कि हायर एजुकेशन के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर में किस प्रकार से मोदी सरकार की बदनामी करवा सकते हैं और उसको किस प्रकार से डिग्रेड कर सकते हैं, उसका एजेंडा लेकर पिछले 5-6 साल से केजरीवाल जी चल रहे हैं। पहले सैलरी देने में देरी की, फिर फंड कट किया, अभी दिसंबर में एक आतिशी का लेटर आया जिसमें इन दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों के अंदर मिसमैनेजमेंट के आरोप लगाए गए, यहाँ पर जो है फंड के डाइवर्जन के आरोप लगाए गए, जबकि सच्चाई ये है कि ये सारे फॉल्ट यानी कि फंड कट है, पैटर्न ऑफ असिस्टेंट है, स्टूडेंट की फीस के ऊपर कब्जा करना, उनको मारना, ये सब केजरीवाल सरकार के हथकंडे हैं दिल्ली में से उच्च शिक्षा की बर्बादी के। और ये जिस तरीके से इनकी अपनी स्किल यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हाई फीस है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के मॉडल लागू कर चुके हैं, इन 12 कॉलेजों में भी वो प्राइवेटाइजेशन के मॉडल लागू करना चाहते हैं। लेकिन हम दिल्ली विश्वविद्यालय कम्युनिटी खुले रूप में केजरीवाल सरकार को और आतिशी जी को चैलेंज करते हैं कि अगर उनमें दम है तो वो इन 12 कॉलेजों के जो है मिस गवर्नेंस को प्रूव करके दिखाए, और उनमें दम नहीं है कि दिल्ली से इन 12 कॉलेजों को किसी भी सूरत में ले जाए। बात रही एकेडमिक की, मुनमुन जी आप बात केवल एकेडमिक की ना करें, ये थोड़े दिन पहले की बात थी। ये बात ठीक है कि दिल्ली विश्वविद्यालय आज 4500 से ज़्यादा स्थायी नियुक्तियाँ अलग अलग कॉलेजों में करके इस बात की खुशी मना रहा है कि यहाँ पर एकेडमिक अपग्रेडेशन होगा इसके माध्यम से। लेकिन आप ये मानिए कि इन 12 कॉलेजों में से बहुत सारे साथी जो दूसरे कॉलेजों में परमानेंट अपॉइंट हो गए, यहाँ की वैकेंसी खाली करके चले गए, और कुछ कॉलेजों में से कुछ विभाग ऐसे हैं कि जिसमें आज के टाइम में एक भी टीचर ना परमानेंट ना एडहोक वहाँ पर है ही नहीं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कॉलेज बहुत स्पेशल यानी कि जेम कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इनमें अब की बार आने वाले एकेडमिक सेशन के अंदर मैं आपको बता दूं कि करीब 618 पोस्ट 1100 में से 1100 समथिंग में से 618 पोस्ट खाली हुई है। यानी कि एकेडमिक डिग्रेडेशन का सबसे अच्छा उदाहरण भारतवर्ष के अंदर अगर कोई है तो वो केजरीवाल की सरकार ने इन 12 कॉलेजों के अंदर दिखाई दिया है। इस चुनाव में ये संविधान बचाओ का नारा लगाते रहे। क्या इन 618 पोस्टों में से मैं पूछना चाहता हूं कि अब संविधान कहाँ गया? इन 618 पोस्टों में से SC, ST, OBC, PWD, EWS की जिनकी 60% से ज़्यादा सीटें रिजर्व बनती हैं, यानी कि 618 में से 350 से ज़्यादा सीटें जो रिजर्व्ड रहेंगी, जो संविधान के अनुसार उनको मिलनी चाहिए,
क्यों नहीं वे सीटें यहाँ पर दी जा रही हैं, या खाली संविधान बचाओ का नारा एक राजनीतिक नारा है इनका, वो एकेडमिक क्षेत्र में नहीं है। इन कॉलेजों का ना केवल एकेडमिक डिग्रेडेशन हो रहा है, इन कॉलेजों के अंदर फाइनेंशियल क्रंच आ चुका है। सामाजिक दृष्टिकोण से यहाँ के टीचर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं जब उनको 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती और अपने किसी दूसरे सम्मानित साथी से उनको अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, माँ बाप का मेडिकल के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसा उधार मांगना पड़ता है। तो मुनमुन जी आप सोचिए कि उनकी मनस्थिति उस समय पर क्या हो गया, उनके ऊपर जो मनोवैज्ञानिक प्रेशर है उनके ऊपर क्या होगा। तो इसके ऊपर तो मल्टीपल एंगल से सोचना पड़ेगा और इस बात को ध्यान में रख के वाइस चांसलर साहब ने इस एकेडमिक काउंसिल के अंदर प्रॉमिस किया है कि 12 कॉलेजों के मुद्दे पे एक स्पेशल सेशन, जिसकी डिमांड हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, वो एक स्पेशल सेशन अब की बार करवाएंगे। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के बाद होगी, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बाद होगी। आज देखिए ना, स्थिति ये आ गई कि कोर्ट के माध्यम से जो सैलरी मिल रही है उसमें भी ये बेशर्म सरकार मतलब प्रेस रिलीज करके ये दिखाती है, सैलरी देने को न्यूज़पेपर की कटिंग बनाती है कि हमने 100 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया। कभी ये दिन आए थे कि कर्मचारियों की सैलरी, प्राध्यापकों की सैलरी, कॉन्ट्रैक्चुअल पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी रिलीज करने के लिए कोई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? तो इसी मीटिंग में जो डीयू के कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है उनका मुद्दा भी उठेगा? जी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का तो हमने बताया कि जैसे मिनिमम वेज इसका भी लगेगा, और हम तो यही कहेंगे कि किसी भी प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है वो इन सरकारी संस्थाओं से बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। उन सारे साथियों को भी एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, वो भी स्थायी हो, उनके घर में भी स्थायित्व पहुँचे, उनके घर में भी खुशियाँ पहुँचे। जिस प्रकार से हमारे 4,500 से 5,000 एडोक साथी जो परमानेंट हुए उनके यहाँ खुशियाँ पहुँची, तो उनके यहाँ भी पहुँचे। नॉन टीचिंग कर्मचारी भी दिल्ली विश्वविद्यालय के विकास में एक अभिन्न भूमिका का निर्वाह करते हैं और हम उनकी भूमिका को कभी नकार नहीं सकते। तो उनकी सैलरी बढ़ाने पर भी मोहर लगेगी? जी बिल्कुल लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आगामी इसी मीटिंग के। धन्यवाद।